ठीक है। तो अपवर्ती दूरदर्शी में जो अदृश्यक, अदृश्यक मतलब जो वस्तु की तरफ होता है, इसमें जो है अदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग होता है। और इसमें जो है अभिदृश्यक मतलब जो वस्तु की तरह दृश्यक के रूप में अवतल दर्पण या परावलयाकार दर्पण या परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। तो हम लोग पहले अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ लेते हैं, फिर परावर्ती दूरदर्शी में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग परावर्ती दूरदर्शी की संरचना पढ़ते हैं, अरे अपवर्ती दूरदर्शी की संरचना, ठीक है। चलिए तो अपवर्ती दूरदर्शी अब जान ही गए कि संरचना क्या है। संरचना जैसे उसमें आप लोगों ने पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी में, उसी तरह इसमें है कि इसमें धातु की 2 नलिकाएं होती हैं। इसमें धातु की 2 नलिकाएं होती हैं। इसमें धातु की 2 क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं, जो एक पेज के द्वारा एक दूसरे के भीतर खिसकाई जा सकती हैं। जो एक पेज के द्वारा एक दूसरे के भीतर खिसकाई जा सकती है। जो एक पेज के द्वारा एक दूसरे के भीतर क्या है, खिसकाई, एक पेज के द्वारा एक दूसरे के भीतर क्या है, खिसकाई जा सकती है, ठीक है ना। नली के एक सिरे पर, आपकी नली की जो पहला सिरा है, नली के उल्टा उसका करेंगे, एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकल दूरी का बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकल दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अदृश्यक लेंस कहते हैं, अदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा नली के दूसरे सिरे पर एक छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, क्योंकि वो आंख के पास होता है। जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये आंख के पास होता है। उसे अदृश्यक
लेंस कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि वो वस्तु के पास होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं। अब जिस वस्तु को देखना होता है उसे अदृश्यक लेंस के सामने रख देते हैं, यानी कि जिस वस्तु को देखना होता है उसे अदृश्यक लेंस के सामने रखते हैं। जिस वस्तु को देखना होता है उसे अदृश्यक लेंस के सामने, यानी अदृश्यक लेंस उसके सामने रखा जाता है। कहने का मतलब अदृश्यक लेंस के सामने रखते हैं या अदृश्यक लेंस उसके सामने रखा जाता है। मतलब इस वस्तु को देखना होता है ना कि लेंस अदृश्यक जो सामने वाला उसकी तरफ किया जाता है। ठीक है, इससे दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं, इसीलिए अदृश्यक थोड़ा बड़ा द्वारा का बड़ी फोकस दूरी का लिया जाता है। ये बाद में हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, हमें लगता है कि एक वीडियो और शूट करना पड़ेगा इसके लिए, उसी में इसके न्यूमेरिकल आ जाएंगे, विभेदन सीमा। तो आज तक देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, और प्रतिबिंब बनने की क्रिया जो होती है, प्रतिबिंब बनने की क्रिया जो है निम्न किरण आरेख बना रहे आरेख में प्रदर्शित है ना। प्रतिबिंब बनने की जो क्रिया है वो निम्न किरण आरेख में क्या है, प्रदर्शित है। और हम किरण आरेख बनाएंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पास करके नोट कर लीजिए, क्योंकि इतने में नहीं बनेगा। ठीक है, इसको हम मिटाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे। अब देखिए, क्योंकि दूर की वस्तु यानी आकाशीय पिंडों को देखना होता है, इसका मतलब है कि बहुत दूर से अगर कोई वस्तु को देखना है तो वहां से जो प्रकाश आता है, तो अभी पीछे चर्चा हो चुकी है कि बहुत दूर से अगर हम प्रकाश आएगा तो वो पैरेलल आता है। कैसा आएगा, पैरेलल। तो हम यहाँ पे पैरेलल जो है रेज लेंगे, और जानते हैं कि जब लेंस पर पैरेलल रेज आपतित होती हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनाती हैं, फोकस पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले इसमें दो लेंस लेते हैं, एक बड़ा फोकस दूरी जिसकी FO है। हालांकि हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें और भी चर्चा कर सकते हैं कि ये बड़े द्वारा बड़ी फोकस दूरी का है, जिसकी फोकस दूरी FO है। छोटे द्वारा छोटी फोकस दूरी का है, इसकी फोकस दूरी FE है ना। तमाम चीज़ें हैं तो फिगर में स्पष्ट है सब। ठीक, ये थोड़ा बड़ा है, बड़ी फोकस दूरी का है। इसके इधर नेत्रिका लेंस जो होता है वो छोटा, थोड़ा सा छोटी फोकस दूरी का रहेगा। और ये दोनों का संयुक्त अक्ष है। ये क्या है, दोनों का कोएक्सियल है, एक तरह से संयुक्त अक्ष है। ठीक है, ओ डैश मान सकते हैं। ठीक, अब है क्या कि एक वस्तु है, मान लीजिए कि इतने दूर है, बहुत दूर है, वो अनंत बहुत दूर है, तो ऐसे है एक वस्तु जो है, इसको हम लोग AB मान लेते हैं। एक वस्तु है, बहुत दूर है ये। ठीक है, और यहाँ से रेस चलेगी, तो जाहिर सी बात है, बहुत दूरी की बात है। रेस बहुत दूर से जब आती है तो कैसी आती है, पैरेलल आएगी। कैसी आएगी, पैरेलल। तो यहाँ से रेस मान लीजिए, यहाँ से दो न ले करके यहीं से ले लेते हैं। एक यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से थोड़ा अपनी सुविधा के लिए। मान लीजिए एक रे यहाँ से चली और एक रे यहाँ से चलती है, मान लीजिए।
पैरेलल आ रही है बहुत दूर से, अगर नजदीक होता तो हम उसके एक ही सिरे से लेते, ठीक है, अगर नजदीक होता तो यहीं से दो रेज ले लेते, तब सीधा रहता है, एक ऐसे ले लेते एक ऐसे ले लेते। तो बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत सारी पैरेलल रेज आ रहे हैं, तो ये जा करके इसकी फोकस कहीं यहाँ पे होगा, उस पे बनाएंगे फिगर, और ये यहाँ पे अपवर्तित हो जाएगी, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कह लेते हैं A1 B1, ठीक है, A1 B1 कह लेते हैं इसको, ठीक। अब इसका फोकस पे बनाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसकी F फोकस दूरी है, वस्तु तो इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर से आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते हैं, या तो इसको छोटा कर दें, ठीक। इसकी फोकस दूरी आई लेंस है, एफ है, इसकी फोकस दूरी FO है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रतिबिंब जो है इसके लिए क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, और यहाँ से एक रेज आएगी पैरेलल, है ना, थोड़ा सेट कर लेने दीजिए इसको, ठीक। थोड़ा उससे अब लगभग एक तरह से ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, वो अपने समय से बनाना है, ठीक है। एक रेस पैरेलल है तो इसके फोकस यहीं पे कहीं इसका फोकस है, फोकस से जाएगी, है ना, जिसको हम लोग एफ, ये कैपिटल FO कह सकते हैं, ये FE है, ठीक। और एक इसके क्या है, एक प्रकाशिक केंद्र से ले सकते हैं, तो बिना विचलित सीधे निकल जाएगी, यहाँ आंख होती है। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में, इसको आगे बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में, दोनों जहां मिलेंगे वहीं जो अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा बड़ा सा, जिसको हम लोग कहेंगे A2 B2। मान लेते हैं ये इसके साथ अल्फा कोण बनाएगा, तो ये अल्फा कोण वस्तु का नेत्रिका पे, ये वाला कोण जो है नेत्रिका पे अल्फा कोण बन रहा है इस पे, और अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे जो कोण बनाएगा वो बीटा कोण बनाएगा, है ना। तो इसमें हमें अपने सुविधा के अनुसार लेना है, जैसे कि बीटा कोण के लिए ये भी हम लंब ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, ठीक। तो ये बन गया अंतिम प्रतिबिंब जो है, तो यहां से इसकी जो दूरी है वो VE उसके लिए है, ये बना रहा है तो VE हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए ये वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ पे UE रहेगा, ठीक। और ये FO बराबर BO हो जाएगा, क्योंकि पहले के लिए प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसमें हम लिखते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। अब जैसे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी वही करेंगे सेटिंग कि ये जो प्रतिबिंब है इसके फोकस के अंदर आ जाए, जैसे ये F2 है ना, यहाँ पे इसका फोकस यहाँ पे होगा FE1, है ना।
और FO2 जैसे यहाँ पे है, FO1 इसका इधर कहीं होगा। ठीक, तभी इसके फोकस, प्रकाशीय केंद्र फोकस में आएगा, तभी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है यम, ये बराबर होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्रिका में बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्रिका पर बना दर्शन कोण बीटा बटे, है ना, वस्तु द्वारा अदृश्य या नेत्रिका पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब, वस्तु द्वारा कहने का मतलब यहाँ पे हमें नजदीक की तो देखनी नहीं है, नहीं तो कहते कि वस्तु द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण जब हुआ, वस्तु द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण जब वो कहाँ रखी हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो चूंकि वस्तु ही तो बहुत दूर है, तो इसके लिए वस्तु द्वारा देखेंगे अभिदिश्यक या नेत्रिका पे बना दर्शन कोण, क्योंकि वस्तु इतनी दूर है कि उसके मुकाबले इनके बीच की दूरी बहुत कम है ना। वस्तु इतनी दूर है कि ये उसके हिसाब से दोनों सटे सटे लगेंगे। तो वस्तु द्वारा अदृश्यक या नेत्रिका पे बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा अदृश्यक या नेत्रिका पर बने दर्शन कोण, ठीक है, यानी m बराबर बीटा बटे अल्फा। अब देखिए, एक तरह से देखा जाए त्रिभुज कोई भी ले लेंगे यहाँ पे, त्रिभुज जैसे A1 O B1 में, इधर से तो कोई लेना नहीं है, त्रिभुज A1 O B1 में। अब देखिए यहाँ पे tan अल्फा, tan अल्फा मतलब कोण इतने छोटे हैं कि tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा B1 है A1, तो A1 B1 और बटे यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी FO, यही ना, आधार लंब बटे आधार। उसी तरह से A1 B1 O डैश में है ही ले सकते हैं, A1 B1 O डैश, त्रिभुज A1 O डैश B1 में। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan बीटा बराबर बीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार, इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन हम ये लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि UE और यहाँ तक की है दूरी हमको कंफर्म नहीं है और ये हमें कंफर्म है, तो इसीलिए बीटा, ये भी एंगल बीटा बना रहा है, ये भी बीटा बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे A1 B1, आधार यहाँ पे UE है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें m चाहिए तो बीटा बटे अल्फा, तो बीटा की वैल्यू क्या है A1 B1 बटे UE बटे A1 B1 बटे FO, ये कट जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा FO बटे UE, ये मेन फार्मूला बन गया हमारा, ठीक है, FO बटे UE, ये मेन फार्मूला बन गया। अब इसमें हम दो कंडीशन लगाएंगे, एक वो जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो, मतलब मैक्सिमम आवर्धन हो, और एक वो जब मिनिमम आवर्धन हो। जब कोई चीज मिनिमम आवर्धन में है तो उसे कैसे बढ़ाया जाएगा उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये है, केस फर्स्ट, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, ये वाला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी इस पे बनी ना, तो स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी पर बने, स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसके लिए क्या है कि VE बराबर माइनस डी, सब बाएं है ना। फोकस दूरी जो होगी, प्रतिबिंब की दूरी जो होगी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी जानते हैं UE है, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी यहाँ पे FE आएगी क्योंकि नेत्रिका लेंस है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी चीज हम मिटाएंगे ना। आप जानते हैं माइनस क्यों लिया गया है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज इधर है, ये भी माइनस के साथ ही रखा जाएगा वस्तु की दूरी फार्मूले में, क्योंकि सब अपोजिट है, ऑलवेज नेगेटिव हो। तो चलिए स्क्रीनशॉट लिए, तो ये हम मिटा देते हैं आप। तो यहाँ पे हम लेंस के सूत्र, तो हो जाएगा ये 1/FE माइनस डी माइनस UE, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना UE माइनस 1/D। डी से ऊपर नहीं, डी से दोनों तरफ गुणा किया जाएगा, है ना यहाँ पे। नहीं, हमें मेन चीज ये है, इसको क्लियर करना है, यम निकालना है ना। देखो UE है तो FO से गुणा कर देना, तभी तो मिलेगा, यानी ये क्लियर करें। यहाँ पे हम इस चीज को यहीं रखें, इसको इस साइड लाएं, तो यहाँ पे इस चीज को आप यहीं रखिए, इसको उस साइड ले, जैसे UE हमने यहाँ रखा, ये उस साइड ले गए, तो FE प्लस 1/D, ऊपर FO चाहिए, दोनों तरफ गुणा कर दें हम, ठीक है। तो इधर हो जाएगा FO/UE, इधर FO कॉमन ले लेते हैं, असल में ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे FE को, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ FE/D बन जाएगा। अब दोनों तरफ गुणा कर दीजिए इससे, ठीक। अब इसे यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, FO/UE, तो यहाँ इसको M लिख सकते हैं, M बराबर FO/FE 1 प्लस FE/D, ये इसका फार्मूला हो जाएगा मैक्सिमम आवर्धन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम आवर्धन के लिए। दूसरी कंडीशन होगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो मिनिमम इस वक्त मैक्सिमम आवर्धन तो होगा, लेकिन आंख पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। चलिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, है ना, यानी इस वक्त आवर्धन कम होता है, तो VE जो बराबर इनफाइनाइट हो गया, तो यहाँ पे UE तो है ही नहीं है, जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तो है, तो इनफाइनाइट हो गया D के जगह, और वस्तु कहाँ पे चली जाएगी, फोकस पे, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी क्या है, FE, तो UE बराबर क्या हो जाएगा, FE। तो जहाँ पे UE है वहाँ पे FE रख दीजिए, तो M बराबर क्या हो जाएगा, FO/FE, ये हो जाएगा।
और दूरदर्शी की लंबाई, रुकिए, पहले केस में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? पहले केस में दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस UE होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी FO थी और यहाँ से यहाँ तक दूरी UE होगी। तो पहले कोश में जो दूरी होगी, या ये VO था ना पहले, यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो आप पहले केस में जब हमने वो दिखाया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है, तो उस वक्त क्या है, ये है ना, यहीं पे नीचे लिख देते हैं, यहीं पे पहले केस में इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने लिख ही लिया होगा पॉज करके। केस फर्स्ट की बात करें तो दूरदर्शी की लंबाई, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, FO थी, और यहां से यहां तक क्या थी, UE, या इसी को लिख सकते हैं VO प्लस UE, ठीक। अब इस केस में दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, अब देखिए यहां से यहां तक FO है, और ये कहाँ पे गया, FE पे, भाई UE की जगह FE हो जाएगा ना, तो ये वाला सही है ना, ये तो मान लीजिए वही FO के ही बराबर होगा, क्योंकि अनंत से समांतर रेज आती है तो फोकस का ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अब देखिए आवर्धन की, अधिक आवर्धन की शर्त, यानी कि इस केस में कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उसके फार्मूले से, है ना, अधिक आवर्धन की शर्त क्या है, या इसी फार्मूले की बात करें तो D तो फिक्स रहेगा, मतलब वो 25 सेंटीमीटर होता है, बात हम इसी दोनों में करेंगे, है ना। तो इस वाले फार्मूले से अधिक आवर्धन अनंत के केस में कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तो आवर्धन कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक, क्योंकि उसी वक्त मिनिमम आवर्धन होता है, तो उस केस में आवर्धन बढ़ाने का काम क्या है, ठीक है। तो उस केस में आवर्धन बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं, अब इस पूरे को मिटा दें, ठीक है, आप पॉज करके नोट कर लीजिए क्योंकि सारी चीज खत्म हो गई, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अधिक आवर्धन की शर्त, अधिक आवर्धन के शर्त के लिए देखिए सूत्र यही वाले थे, जो अनंत पे बनता है तो उसके पहला, है ना, FO का मान क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक का मान अधिक से अधिक होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात करेंगे FE का मान ये कम से हो तभी तो, का मान कम से कम होना चाहिए, यानी इस केस में एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो, उस केस में दोनों कंपेरेबल रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये बड़ा हो ये छोटा हो, यानी इनके बीच का अंतर ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि FO माइनस FE का अंतर जो है अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है, अधिक से अधिक होना चाहिए। तो ये था दूरदर्शी। देखिए दूरदर्शी का काम होता है वस्तु का आवर्धन नहीं करता, ऐसा नहीं कि वस्तु को आवर्धित कर देता, बल्कि वस्तु को आभासी रूप से आंख के निकट लाता है, वस्तु को आभासी रूप से आंख के निकट ला करके इसके द्वारा नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण का मान बढ़ा देता है। तो दर्शन कोण का मान चूंकि बढ़ जाता है तो इसलिए वस्तु बड़ी दिखने लगती है। कहने का मतलब है कि उस दूर की वस्तु का वो आभासी प्रतिबिंब आंख के निकट बना देता है और वही दर्शन कोण
आँख पे दर्शन कोण बढ़ा देता है और वस्तु बड़ी दिखती है। ठीक है। अब परावर्ती दूरदर्शी है इसका दूसरा वाला, हालांकि सिलेबस में होगा या नहीं होगा फिर भी हम देख लेते हैं। आप मैंने पहले ही कह दिया है कि आप सिलेबस देख करके इस साल 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो जो जो कम कर दिया गया आप उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। जो जो सिलेबस से हटा दिया गया उस चीज़ को आप बिल्कुल मत पढ़िए, जो जो चीज़ सिलेबस में है उसे आप पढ़िए। हमारा काम है पूरा पढ़ाना, क्योंकि अगली बार से 30% भी जुड़ जाएगा, तो मुझे ये बार बार वीडियो तो बनानी नहीं है, एक बार बनानी है, तो इसीलिए मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस साल कोरोना के वजह से सिलेबस कुछ काट दिया गया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब दूसरा वाला पढ़ते हैं, परावर्तक दूरदर्शी। सारा चीज़ वही रहेगा, केवल हम इसका स्ट्रक्चर जो है नया बनाएंगे। ठीक है। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर में अंतर है, बाकी सारी प्रक्रिया वही है। ठीक है। तो क्या इसमें क्या किसके स्थान पे क्या लाया जाता है, ये चीज़ है। अब दूसरा है जैसे परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है। परावर्ती या परावर्तक दूरदर्शी ना, परावर्तक दूरदर्शी। तो परावर्तक दूरदर्शी में जो है अदृश्यक के रूप में लेंस की जगह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। अभी हमने उसमें लिखा था कि परावर्तक दूरदर्शी में अदृश्यक के रूप में, परावर्तक दूरदर्शी में अदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बस यही परिवर्तन। नेत्रिका तो जो होती है वो उत्तल लेंस ही होती है ना। अब हम इसके प्रतिबिंब बनने की क्रिया बता दे रहे हैं नीचे। प्रतिबिंब बनने की क्रिया निम्न किरण आरेख में प्रदर्शित। ठीक है ना। और इसका हम लोग यम निकाल देंगे। ठीक। तो क्या करें, आप क्या करिए कि यहाँ पर ले लीजिए इसको, एक नेत्रिका लेंस छोटा द्वारक छोटी फोकल दूरी का होता है। अभी हम बताएंगे भी कि अदृश्यक को बड़े द्वारक का क्यों लिया जाता है। तो ये है ठीक। तो यहाँ पे क्या है, अदृश्यक के रूप में एक अवतल दर्पण ले लिया जाता है। थोड़ा फिगर हम ऐसे बनाएंगे तो अदृश्यक के रूप में यहाँ पे एक परवलयाकार या ऐसे अवतल दर्पण ले लिया जाता है। ठीक है ना। यानी परवलयाकार दर्पण, इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो गोली विपतन यानी सारे जो ब्लड प्रतिबिंब बनाने के दोष होते हैं, धुंधला प्रतिबिंब बनाने के, वो दूर हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ पे बहुत दूर पे, यहाँ पे, ठीक है ना, कोई वस्तु है ए बी। चलिए ए बी किसी तरह से ले लीजिए, ए इधर मानिए चाहे उधर मानिए, है तो ए बी। ठीक है। वस्तु है। अब देखिए वो रेज वहां से पैरेलल आएगी, पैरेलल ही आती है। ठीक है। इसका ध्रुव यहीं पे है, पी मान लेते हैं, ध्रुव जानते हैं सेंटर पे। एक मान लीजिए रे आई पैरेलली यहाँ टकराई, और एक पैरेलल जो आ करके ध्रुव पे टकराई। थोड़ा बनाने का तरीका सही होना चाहिए।
है ना, यानी कि ध्रुव इसका जो है आपको बीचों बीच बनाएंगे ना, यहाँ पे बना देते हैं, यही पे है। हम ऐसा बनाते हैं, एक रेज ऐसे लेते हैं कि ये ध्रुव, और एक रे ऐसे लेते हैं कि यहाँ आती है। अब ये मान लीजिए वस्तु ए बी, ठीक, पैरेलल ही आएगी। जाहिर सी बात है पैरेलल अगर आएगी तो फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनाएगी, यानी कि इसका एक अक्ष यहां पर ले लेते हैं, है ना, इसका भी तो एक अक्ष होगा। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी, फोकस पे बनाती है। तो फोकस से पहले क्या है, वस्तु यहाँ पे रखा जाता है ना। इसमें वस्तु को कहाँ रखा, यानी वस्तु तो वहां पे है, नेत्रिका देखेगी तो अपने सामने क्या देखेगी वो तो बाद में पता चलेगा कहाँ देखेगी, ठीक है ना। अभी यहाँ की वस्तु को देखना, यहाँ पे आई, अब यहाँ से रेज जो है यहाँ से परावर्तित होती है और यहाँ से परावर्तित होती है, उतना ही कोण बनाते हुए यहाँ पे एक 45 डिग्री पर एक अवतल दर्पण रख दिया जाता है, अरे सॉरी समतल दर्पण रख दिया जाता है 45 डिग्री पर, है ना। यहाँ पे समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री पर रखा जाता है। अब देखिए यहां से रेज जो है सीधा बना लीजिएगा और यहां से परावर्तित होती है, ठीक है। दोनों जा करके वहां मिलेगी, और एक जो है यहाँ पे आएगी, ठीक, और एक थोड़ा सा सीधा बना लीजिए, ठीक है ना। ये रेस यहाँ लिख जाएगी। तो समतल दर्पण पे जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होती है, परावर्तित होती है ना। जितने कोण पे जाएगी उतने कोण पे परावर्तित होगी, यहाँ पर भी परावर्तित होगी और यहाँ भी परावर्तित होगी, ठीक। थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाएंगे ताकि यहाँ जो मिलेगी वो साइज बड़ी होनी चाहिए ना। का प्रतिबिंब बनाने में ही थोड़ा झंझट है, तो इसको और ऊपर बनाइए। तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ मिलती है, इसका मतलब यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनाते हैं रियल। और ये पीछे भाई समतल दर्पण में पीछे भी तो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये दोनों जाएंगे पीछे तो एक जगह मिलेंगे कहीं, है ना, जाएंगे तो कहीं मिलेंगे।
जहाँ पे ये मिलती हैं यहाँ से एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। ठीक है, जिसको A1 B1 कह सकते हैं, A1 B1। और ये भी थोड़ा सा ऊंचाई पर ही होता है, थोड़ा बड़ा ही होता है ना। ये भी A1 B1 होता है, क्यों? क्योंकि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब बराबर लंबाई का होता है। थोड़ा सा आप बनाइएगा तो इसको बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है। क्योंकि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? बराबर लंबाई, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, समांतर रेज आती हैं तो कहाँ पे फोकसित होती हैं? यानी कि फोकस पे प्रतिबिंब बनाती है। तो इसकी फोकस दूरी को हमने अदृश्य खत FO मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? FO में फोकस दूरी होगी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए आभासी वस्तु का काम करता है। तो एक इसके समांतर आएगा तो कहाँ से होकर जाएगा? इसके फोकस से होकर जाएगा। और मान लीजिए दूसरी रे यहाँ से होकर जाएगी तो इधर कहीं मिलेगी नहीं, पैरेलल हो जाएगी। ये वाला नेत्रिका पे मान लीजिए ओ डैश है तो ये बीटा एंगल बनाएगी, ठीक है। और ये तो अल्फा बनाएगी, मान लीजिए अल्फा कोण पे आई तो अल्फा कोण पे परावर्तित हो जाएगी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, है ना। आपतन बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए इसको पीछे कहीं बढ़ाएंगे, हालांकि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। ये प्रतिबिंब जो है A1 B1 है ना। अब देखिए इन दोनों रेस को पीछे कहीं बढ़ाएंगे, इसको तो इस सीध में ले जाएंगे, इसको इस सीध में ले जाएंगे कहीं, तो यहाँ पे जा करके बनेगा A2 B2, है ना। या उसको A3 B3 माने अगर, और इसे क्या है A2 B2 मान ले बाद में, तो A1 B1 A2 B2 बराबर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सामने आकर के बड़ा एंगल बना देता है। कहने का मतलब बीटा जितना ये बनाएगा उतना वो बनाएगा ना। ये और ये दोनों सेम एंगल बनाएंगे बीटा, ठीक है। तो वही जो है इस पे बड़ा एंगल बना देता है आभासी रूप से, है ना। तो दर्शन कोण बड़ा हो जाता है, तो यही वस्तु जो है उसको उस रूप में बड़ी दिखाई देने लगती है, ठीक है। अब उसकी यहां से जो दूरी अगर देखा जाए, वहां से दूरी देखा जाए तो ये हो जाएगी, ठीक है। ये तो इस तरह का किताब में भी दिया, आप बना सकते हैं, ठीक। अब इसकी आवर्धन क्षमता अगर लिखें, परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, परावर्तक ये समतल दर्पण होता है, परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम प्रतिबिंब A2, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्रिका लेंस पर बना दर्शन कोण
बीटा बटे, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, ए बी द्वारा अदृश्यक पर बना कोण है ना, ए बी द्वारा, वही वस्तु द्वारा, ए बी द्वारा अभिदृश्यक पर बना दर्शन कोण अल्फा है। दर्शन कोण तो आंख पर बनता है, तो दर्शन कोण नहीं, बना कोण लिख देना, बना कोण अल्फा। यानी नीचे वो कोण रहेगा जो वस्तु बनाएगा और ऊपर वो कोण रहेगा जो प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि वस्तु बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, इसीलिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं लिया जाता। ये लिया जाता है कि वस्तु अदृश्यक पर जो कोण बनाएगा उसे अल्फा, और प्रतिबिंब नेत्रिका पे जो कोण बनाएगा उसे बीटा मानेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से यम बराबर हो गया अल्फा बीटा बटे अल्फा। अगर हम बात करें तो आ जाइए इसमें क्या नाम है, A1P V1 में यहाँ पे बात करें, ये देखिए अल्फा है ना, A1P V1। अगर हम त्रिभुज की बात करें A1P V1 में वही tan अल्फा यानी अल्फा बात करें तो लंब बटे आधार यानी A1 B1 बटे ये कितना होगा FO। उसी तरह से बीटा वाले में आ जाइए, त्रिभुज क्या है A2O डैश B2 में tan बीटा यानी बीटा बराबर हो जाएगा A2 B2 बटे ये इसके लिए वस्तु नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी जो है ये यू ही हो जाएगा, कहने का मतलब बटे यू ही। अब चूंकि A1 B1 बराबर A2 B2 होगा, A1 B1 बराबर A2 B2, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है ना की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, जहां A2 B2 है यहाँ A1 B1 लगा देंगे, तो बीटा बराबर A1 B1 बटे यू ई। अब बीटा अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो बीटा की वैल्यू है A1 B1 यू ई बटे A1 B1 अल्फा की वैल्यू FO, ये कट गया FO बटे यू ई, तो वही चीज़ आया, यही चीज़ इसमें आया, यानी हमारा यम बराबर क्या आया FO बटे यू ई, मेन फार्मूला जैसे आया था नहीं उसमें। अब इसमें दर्पण क्यों यूज करते हैं, इसका खास बात है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों यूज किया जाता है, इसको निखवा देंगे कि इसका द्वारक बहुत ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आएगा ताकि प्रतिबिंब चमकीला बने, क्योंकि दूर से प्रकाश आता है तो अगर छोटा रहेगा तो छोटे द्वारक रहेगा, थोड़ी सी प्रकाश आएगा तो प्रतिबिंब धुंधला बनेगा, ठीक है। इसकी फोकस दूरी जितना मन उतनी बढ़ा सकते हैं, तो फोकस दूरी बढ़ जाने से इसका आवर्धन क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी तो प्रतिबिंब बड़ा ज़्यादा बनेगा, कई गुना बनेगा वस्तु से, ठीक। और दूसरी चीज़ इसकी विभेदन क्षमता भी इसकी ज़्यादा होती है, तो बाद में विभेदन क्षमता सीमा जब आएगा तो उसमें देखा जाएगा। सारे सूत्र वही आएंगे, अगर हम कह दें इस कंडीशन में कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने, जब अनंत पे बने, तो वही वाला फार्मूला आएगा जो इसमें आया था, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। यानी कि
एम डी, डी मतलब डी पे बनेगा तो यही एफ ओ एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी, और एम इनफाइनाइट पर होगा तो एफ ओ बटे एफ ई। यही दोनों फार्मूला इसमें भी बनेगा जब वस्तु अनंत पे हो और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब देखिए खगोलीय दूरदर्शी मतलब अंतर क्या है, अभी उसके रीजन में पढ़ेंगे अंतर क्या है। यानी परावर्तक तथा अपवर्ती दूरदर्शी में प्रमुख अंतर क्या है, यानी खगोलीय दूरदर्शी या परावर्तक दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी में जिसमें उत्तल लेंस पे, इनमें प्रमुख अंतर क्या है। ठीक है, इसके बाद विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, फार्मूला वही आया, बशर्ते इसके लेने से कुछ चीजें जो है इसमें नई हो जाती हैं। प्रतिबिंब चमकीला है, इसकी आवर्धन ज़्यादा हो जाती है, इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। क्षमता मतलब है कि वस्तु क्लियर आ जाती है पिक्चर उसकी। अब परावर्तक तथा अपवर्तक दूरदर्शी में प्रमुख अंतर। परावर्तक तथा अपवर्तक दूरदर्शियों में प्रमुख अंतर। ठीक, प्रमुख अंतर तो क्या अंतर है कि अदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण होता है, इसमें उत्तल लेंस होता है। यानी कि परावर्तक दूरदर्शी में अदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण होता है, ये तो आप जानते ही हैं, होता है। जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में अदृश्यक के रूप में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। दूसरा प्रमुख अंतर क्या हो सकता है, परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनने से, क्योंकि परावर्तक दूरदर्शी में परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनने से अपवर्तक दूरदर्शी की अपेक्षा परावर्तक दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है ना। अधिक क्या बनता है, चमकीला बनता है। ठीक है, तीसरा है कि वर्ण विपथन, गोली विपथन का दोष नहीं होता है ना। वर्ण विपथन का मतलब वर्णों में कोई दोष नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जैसे कि
वर्ण, ये जो परावर्तक दूरदर्शी होता है जिसमें अवतल दर्पण प्रयोग होता है, इसमें वर्ण विपथन गोली विपथन नहीं होता। जबकि लेंस में ये प्रॉब्लम होती है, वर्ण विपथन होता है, गोली विपथन होता है। मतलब कि कलर जो है 7 होते हैं ना, तो वो जब लेंस पे आपतित होते हैं तो अलग अलग फोकस होते हैं, क्योंकि उनकी फोकस दूरियां अलग अलग होती हैं। तो एक रंग पहले फोकस हो जाएगा, दूसरा दूसरे आगे फोकस होगा, तीसरा लाल और बैगनी एक दूसरे से दूर फोकसित होते हैं, बाकी कलर उसके बीच में होते हैं, एक जगह फोकसित नहीं होते हैं, इसलिए ब्लर्ड आ जाता है। कल जो प्रतिबिंब बनता है वो रंगीन हो जाता है एक तरह से, और धुंधला हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि परावर्तक दूरदर्शी में जो होता है, परावर्तक दूरदर्शी में कोई दोष नहीं होता, कोई दोष अर्थात वर्ण विपथन विपथन तथा गोली विपथन जैसा कोई दोष, अर्थात वर्ण विपथन तथा गोली विपथन नहीं होता है। जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में ये दोष मौजूद रहते हैं, क्योंकि लेंस प्रयोग हो जाता है ना, मौजूद रहते हैं। ठीक है। अब यह है कि इसकी आवर्धन क्षमता बहुत अधिक होती है। परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बहुत अधिक की जा सकती है। परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अपवर्तक दूरदर्शी की अपेक्षा, अपवर्तक दूरदर्शी की अपेक्षा बहुत अधिक होती है ना, क्योंकि अवतल दर्पण की जो है, दर्पण की फोकस दूरी बढ़ाई जा सकती है, बड़ी की जा सकती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक सीमा से अधिक नहीं की जा सकती, है। ठीक है। परावर्तन में प्रकाश का कोई क्षय नहीं होता। परावर्तन क्रिया में जितनी किरणें आपतित होती हैं उतनी परावर्तित होते हैं, तो जिसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं होती। अपवर्तन में क्या होता है, कुछ रे परावर्तित हो जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं, तो ये सारी चीज प्रक्रिया होती है, इसलिए उसकी तीव्रता घट जाती है ना। अवतल दर्पण में ये वर्ण विपथन का दोष, गोली विपथन का दोष नहीं होता, और इसकी आवर्धन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी चाहे जितना बड़ी कर सकते हैं, लेकिन लेंस की फोकस दूरी एक सीमा से अधिक नहीं की जा सकती। तो ये दोनों में प्रमुख अंतर थे। ठीक है। तो इसके बाद ये बचता है कि विभेदन, एक प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। ठीक है। और खगोलीय दूरदर्शी में अदृश्य का आकार बड़ा क्यों लिया जाता है, इस तरह के सारे प्रश्न हैं। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है ना, तो चाहे तो अगर हम इसमें इसको शामिल करें तो इसका कुछ न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल नहीं हो पाया है फिलहाल। तो
हम सोच रहे हैं कि चाहते तो इसमें हम आवर्धन क्षमता और सीमा इसमें ले सकते थे, है ना। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि दो समीपवर्ती रखी वस्तुओं का किसी प्रकाशीय किरण द्वारा जो प्रतिबिंब जो है अलग अलग दिखला देने की क्षमता, किसी प्रकाशीय किरण द्वारा वो अलग अलग दिखा दे तो उसका कहलाती है क्षमता। और सीमा क्या होती है? वो सीमा दो वस्तुओं के बीच की वो न्यूनतम दूरी, उस दूरी पर कोई प्रकाशीय किरण उनके प्रतिबिंबों को अलग कर दे, तो वो जो दूरी होती है वो विभेदन सीमा होती है। अगर वही दूरी और कम कर दिया जाए तो वही वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, किसी प्रकाशीय किरण द्वारा अलग अलग नहीं दिखाई देंगी, है ना। अगर जितना ही कम दूरी पर कोई यंत्र उनको अलग दिखा देता है प्रतिबिंबों को, तो कहा जाता है कि उसकी सीमा कम कर दी गई। अगर वो दिखा दे इसका मतलब उसकी क्षमता बढ़ गई, यानी कि प्रकाशिक विभेदन क्षमता जो होती है वो विभेदन सीमा के विरुद्ध क्रमानुपाती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो हम इसे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम इसको इसमें शामिल करते पढ़ाते हैं तो हमें लगता है वीडियो लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ न्यूमेरिकल भी रह जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं एक छोटा सा वीडियो और शूट कर देंगे, ठीक। तो एक छोटा सा वीडियो और शूट कर देंगे जिसमें हम इसके कुछ न्यूमेरिकल ले लेंगे और इसका ये सीमा उमा ले लेंगे। अगर आपके सिलेबस में होगा तो पढ़िएगा, वरना इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हम मिटा देते हैं। अब ये चैप्टर लगभग यहाँ समाप्त हो जाता है। अगर हम विभेदन सीमा की बात ना करें तो, और अब हमारा इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो हाइगन्स तरंग सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगन्स प्रिंसिपल शुरू होगा ना। हाइगन्स ने तरंग के बारे में क्या सिद्धांत दिया था, उनका क्या मानना था, तरंग वेव के रूप में चलती है ना। तो उसने कहा कि तरंग जो है वो कण के रूप में नहीं, वेव के रूप में, प्रकाश जो है प्रकाश जो है वो वेव तरंग के रूप में चलता है, कण के रूप में नहीं चलता है, ठीक है। और फिर उसे वेव मानकर अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, सारी जो घटनाएं होती हैं उनको उसने प्रूफ किया, साबित किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे आने वाला इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए, अब हम तो चाहते थे कि इसी में हम इसको ख़त्म कर दें, लेकिन हमें लगता है कि अगर इसमें न्यूमेरिकल और इसको शामिल करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो कल एक और वीडियो शूट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर हम अब यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे, पसंद लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।